नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज प्राचीन झारखंड का इतिहास जानने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग प्राचीन झारखंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे प्रागैतिहासिक काल और झारखंड के बारे में। उसके बाद हम आगे की ओर जानेंगे, उसी में जानेंगे पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। इस टाइप से हम लोग सारे काल को हम लोग जानते चलेंगे, मध्यकाल के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक कर से और जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल इतिहास के पूर्व काल है, जिसकी जानकारी अलिखित प्रत्यक्ष पुरातात्विक स्रोत साक्ष्य के आधार पर मिलती है। ठीक है, तो ये होता है। अब प्रागैतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और उसके बाद पढ़ेंगे धातु काल। धातु काल में पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल और कांस्य युग और लौह युग, इसके बारे में। तो चलिए हम जानते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। जो पुरापाषाण काल है, इसका जो टाइम है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 2300। इस काल में कहा गया है कि लोग गुफाओं में रहते थे। वे भोजन के लिए मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे। वस्तुतः वे आखेटक, शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। इस काल में शिकार के रूप में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता था, मतलब शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे। तथा इस काल में ही आग की खोज हुआ था। कब? पुरापाषाण काल में। अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड में इस काल में अवशेष पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, पलामू आदि जिला में उत्खनन के से प्राप्त हुए हैं पुरापाषाण काल में। अब इसके बाद आते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में हम लोग को क्या जानना है उसको हम लोग देखते हैं। मध्यपाषाण काल में इस काल में लोग, पहले इसको टाइम देख लेते हैं। इसका 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के लोग भी गुफाओं में रहते थे। औजार के रूप में छोटे और नुकीले पत्थर का प्रयोग करते थे तथा ये लोग पशुपालन शुरू कर दिए थे। इस काल में ही अंत्योष्ट संस्कार की शुरुआत हो चुकी थी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं झारखंड के बारे में देख लेते हैं कि झारखंड में क्या प्रभाव पड़ता है। तो झारखंड में इस काल के अवशेष पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, ये सब जिला में प्राप्त हुए हैं उत्खनन के दौरान। अब इसके बाद आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, इसका 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के लोग झोपड़ी के साथ साथ समूह में रहने लगे थे। लोगों ने पशुपालन के साथ कृषि का कार्य भी शुरू कर दिया था। इस समय पशुपालन भी करते थे और कृषि भी काम करना शुरू कर दिया था। इस काल में पत्थरों से तक्षनी, खुरचनी, भाले और नोक आदि बनाए जाने लगे थे। इस काल में पूजा उपासना की शुरुआत हुई थी और आग का उपयोग भी शुरू हो गया था। और आग का उपयोग हम लोग इस समय कुम्हार लोग बर्तन वगैरह पकाने में और औजार वगैरह बनाने में यूज करने लगे थे। झारखंड के बात पर, तो झारखंड में जो प्रभाव पड़ा था, इस काल के अवशेष पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा और हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा इस काल के बारे में कहा गया कि नवपाषाण युग के बाद धातु युग अस्तित्व में आया। इन दोनों के बीच संक्रमण काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, जिसमें पाषाण पत्थर के साथ साथ तांबा धातु के उपकरण भी उपयोग में लिए जाते थे। अब नवपाषाण के साथ साथ ही आया था। ताम्रपाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था, जिससे स्पष्ट है कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा था। झारखंड में ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। झारखंड की असुर, बिजरिया, मल्ही, बिरहोर आदि जनजाति तांबे के उपकरण बनाया करते थे। अब इसके बाद आता है कांस्य युग। कांस्य युग में क्या होता है कि इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण कर बर्तन और औजार बनाए जाने लगे थे। झारखंड में असुर, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति व बिजरिया जनजाति इस युग
के सूत्रधार माने जाते हैं। अब आते हैं लौह युग के बारे में। लौह युग के बारे में कहा जाता है कि इस युग में लोहे के निर्माण, वस्तुतः उपकरण बनाने और उपयोग करने की शुरुआत हुई थी। झारखंड की असुर तथा बिजरिया जनजाति को लौह युग के सूत्रधार श्रेय जाता है। असुर तथा बिजरिया जनजाति द्वारा उत्कृष्ट लोहा तकनीक का विकास किया गया था। झारखंड में लोहे को मेसोपोटामिया तक भेजने का प्रमाण है, जहां से दशमिक शहर सीरिया में इसे तलवार का निर्माण किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि झारखंड के विदेश तक यहाँ का व्यापार का संपर्क था। अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कहाँ से कौन सा स्रोत हम लोग के मिला है। जैसे में झारखंड के भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, इसको हम लोग को जानना जरूरी है, जो कि एग्जाम में हम लोग को पूछा जाता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्थान, जिला और पुरातात्विक अवशेष हम एक एक करके बताते चलेंगे। जैसे में है पांडु पलामू जिला में है, और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है ईंट की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार व 4 पाया वाला पत्थर की चौकी, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। पलामू से 3 पसान कालों के औजार भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसको बड़का गांव जो कि हजारीबाग में है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है उसको देखते हैं। तो हजारीबाग जो कि इसको है, यहाँ से जो प्राप्त हुआ है पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफा तथा शैल चित्र दीर्घा, जिसे में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, गाय, खरगोश और अंतरिक्ष मानव के चित्र भी खुदे हुए मिले हैं। ये इसको से मिले हुए हैं। अगला है सौर्यारहम दहोंगी, जो कि हजारीबाग में ही है। यहाँ से पसान काली पत्थर के उपकरण, पत्थर के कुल्हाड़ी एवं भाला भी प्राप्त हुए हैं। दूध पानी जो कि हजारीबाग में है, और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है 8वीं शताब्दी संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सीतागढ़ पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, और ये यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं बौद्ध मठ के 6ठी शताब्दी में निर्मित अवशेष, विशेषकर बुद्ध की 4 आकृति युक्त एक स्तूप एवं काले भूरे बलुआ पत्थर के सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, जिसकी उल्लेख चीनी यात्री फयान द्वारा किया गया है। ये सीतागढ़ पहाड़ जो कि हजारीबाग में वहाँ से प्राप्त हुआ है। अगले है बहरगाड़ा जो कि हजारीबाग में है, और यहाँ से तांबे के 49 खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद दुमदुमा, ये भी हजारीबाग में है, और पठानकाली मूर्तियाँ के अवशेष, शिवलिंग आदि ये सब प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग में गुलाबी बलुआ पत्थर पर बना अष्टदलीय कमल भी प्राप्त हुआ है। बड़का गांव मांडू रजरप्पा में है, और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं पठानकाली मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, जिसमें कुल्हाड़ी, बेदनी, खरुचनी, बेधक, तक्षिणी आदि ये सब मिले हुए हैं। आगे है भवनाथपुर जो कि गढ़वा में है, और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है हिरन, भैंस आदि पशुओं के आखेट, मतलब शिकार करते हुए चित्र, प्राकृतिक कला की गुफा एवं शैल भी प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र। मरुद जो कि एक खुटी में है, यहाँ से तांबे की सिकड़ी, चैन, कांसे की अंगूठी ये सब प्राप्त हुआ है, ये सब है। और आगे है बनगारा जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है और पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ से कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर, पत्थर के मनके, पसानकालीन, मृद भाड़ के अवशेष ये सब प्राप्त हुए हैं। चक्रधरपुर ये पश्चिमी सिंहभूम में है, और यहाँ से 9 पसानकालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर प्राप्त हुए हैं। हंटरगंज ये चतरा में है, और यहाँ से मध्यकालीन दुर्ग के 4 दीवारी का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ है। आगे है बुरहादी बुर्जू चाईबासा, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है 9 पसान काले पत्थर के स्लेट, कुदाल, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी ये सब प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, यहाँ से आदि मानव की निवास संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोहरदगा से कांसे का प्याला, प्रागैतिहासिक कालीन जो है वो प्राप्त हुआ है। नामकुम जो कि रांची है,
बाण के फलक, तांबे के कंगन और लोहे के औजार ये सब प्राप्त हुए हैं। बसिया एक गुमला में है और यहाँ से तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे के स्लेट, तांबे और एवं लोहे की आरी ये सब प्राप्त हुए हैं। छरिया जो कि धनबाद में है और यहाँ से प्राप्त हुआ है। पूरा प्रशांत काल में पत्थर की कुल्हाड़ी और एवं भाला जैसे औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लूपगढ़ और यहाँ से कब्रगाह के अवशेष के तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके ये सब प्राप्त हुए हैं। कुछ मेगालिथ साइट्स गिद्धौर, पत्थलगढ़ व हुरनाली, चतरा, चोकाहातू, रांची, बदनगा, चानो, हजारीबाग ये सबसे भी प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग जानेंगे जनजातियों का झारखंड में प्रवेश, ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी जनजाति की कहाँ से प्रवेश और कैसे हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में देखते हैं। जनजाति महत्वपूर्ण इनके तथ्य, तो प्राचीनतम जनजाति की बात करें तो ये है असुर, सबसे प्राचीनतम झारखंड की। और ये जो है झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति रांची, गुमला एवं लातेहार में यह निवास करते हैं। बिरहोर, बिजरिया एवं खड़िया एक कैमूर के पहाड़ी की ओर से संभवतः छोटा नागपुर में इनका आगमन हुआ था। कुरवा ये संभवतः मध्य प्रदेश की ओर से यहाँ पे आए थे। मुंडा जो जनजाति है असुरों को परास्त कर नागवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे मुंडा लोग। इसके बाद उरांव है, इनका संबंध दक्षिण भारत से है और ये विभिन्न स्थान से होते हुए झारखंड में आकर के 2 भाग राजमहल और पलामू में नाम करके बसे थे उरांव। इसके बाद चेरो और खरवार संथाल के बारे में बात कर लेते हैं। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर झारखंड में विद्यमान लगभग सभी जनजाति झारखंड छोटा नागपुर में बस चुकी थी। चेरो तथा खरवार जनजाति पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में आकर बसी तथा बाद में चेरो ने पलामू में अपनी सत्ता में भी कायम की थी। संथाल जनजाति 10वीं सदी तक हजारीबाग में पूरी तरह से बस चुकी थी। बाद में ब्रिटिश काल में संथालों का संथाल परगना में आकर बसने का प्रमाण मिलता है। तो ये हो गया चेरो और संथाल के बारे में। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि नवीन जैसे प्राचीनतम में कौन कौन हो जाता है, तो असुर जनजाति, बिरहोर, बिजरिया और खड़िया जनजाति होता है। और प्राचीन में हो जाते हैं कोरवा और मध्य में जो होते हैं मुंडा हो और उरांव हो जाते हैं। और नवीन में मतलब जो नए जनजाति के तौर पे हैं तो चेरो, खरवार और संथाल हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वैदिक कालीन में। वैदिक काल में क्या झारखंड का वर्चस्व था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। वैदिक कालीन झारखंड, इसका टाइम जान लेते हैं कि कब से कब तक है। तो टाइम पीरियड इसका जो है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें क्या क्या होता है कि वैदिक काल में झारखंड के लिए किकट प्रदेश का शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में झारखंड क्या कहा जाता था, किकट प्रदेश। वैदिक कालीन जनजाति असुर, बिजरिया, बिरहोर, खड़िया आदि सभी का असुर कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंड कहा गया है। इसके अनुसार वैदिक काल में मगध पर आर्यों के आक्रमण के कारण वहां निवास करने वाली चेरो और खरवार जनजाति छोटा नागपुर की ओर आई थी। इस काल में संथाल परगना को सूर्य देश के नाम से संबोधित किया जाता था। तो संथाल परगना को सूर्य देश कहा जाता था और ऐतरेय ब्राह्मण में इसको पुंड भी कहा गया है और वैदिक काल में इसको किकट प्रदेश के नाम से भी जाना गया है। अब आते हैं ऋग वैदिक काल। इसका जो टाइम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक झारखंड में। इस काल में क्या हुआ था कि इस काल में इस क्षेत्र के लोगों द्वारा पशुवत व्यवहार करने की व्याख्या मिलती है, जिसके कारण इन्हें किक्कट नाम देश अनार्य कहा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र की जनजातियाँ लिंग के उपासक थे, जिससे इन्हें शिष्णदेव लिंग पूजक कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम है 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व में इसका टाइम है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद के अनुसार इस क्षेत्र के लोग वार्त्य या घुमंत कहा जाता था, ठीक है।
ऐसा माना जाता है कि इस काल में आर्यों का बसाव झारखंड क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल आप जब इतिहास पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री, उसमें बताया गया है महाजनपद काल। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। इस काल में प्रारंभ में झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र, अंग महाजनपद तथा छोटा नागपुर क्षेत्र मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। बाद में हर्यक वंश के बाद राजा बिंबिसार द्वारा अंग को मगध में मिला दिया जाने के कारण झारखंड मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। मगध साम्राज्य ने के नंद वंश की सेनाओं में झारखंड क्षेत्र के जनजातीय सैनिक और हाथी शामिल थे। वे यहाँ के लोहे व अन्य धातु का उपयोग परिवहन, हथियार और कृषि उपकरण के निर्माण के लिए करते थे। तो ये हो गया महाजनपद काल में। अब जानते हैं झारखंड में जैन तथा बौद्ध धर्म के बारे में। झारखंड के भिन्न भिन्न क्षेत्र से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, अभिलेख और विद्यमान संरचनाओं से यहाँ जैन तथा बौद्ध धर्म के व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ पे बहुत बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग जानते हैं जैन धर्म और झारखंड के बारे में। तो सबसे पहले गिरिडीह में जानते हैं। गिरिडीह जहाँ पारसनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है, यहाँ इसके बारे में। यह गिरिडीह जिले में अवस्थित है और यहाँ जैन धर्मावलंबी का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आप भली भांति जानते होंगे। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति यहीं से हुई थी। जैन भिक्षु बनने वाली पहली महिला चंदना थी। तो चंदना यहाँ पे बनी थी, जो पहली महिला थी। और इसमें यहाँ पे कौन कौन थे 20 के हम आपको नाम बता रहे हैं और उसका प्रतीक चिन्ह भी बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले थे अजितनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था हाथी था। दूसरा था अभिनंदनाथ, पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, शीतलनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ और संभवनाथ, इनका घोड़ा प्रतीक चिन्ह था। सुमितनाथ और सुपार्वनाथ, ये स्वास्तिक का इनका था। सुविधनाथ, श्रेयांसनाथ, अनंतनाथ, शांतिनाथ, इनका हिरण था। अहरनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था मीन था। और मुनि सुब्रातनाथ और एक थे लास्ट में पार्श्वनाथ, इनका था सांप था। ठीक है, सर्प। यहाँ जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का महाप्रयाण 717 ईस्वी पूर्व स्थल भी है। इनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नामकरण पार्श्वनाथ पहाड़ी किया गया है। किनके नाम पर? पार्श्वनाथ के नाम पर यहाँ ये किया गया है। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जो पारसनाथ पहाड़ी है वो जैन धर्म के मक्का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इससे समेत शिखर भी कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1365 मीटर और 4480 फीट है। संथाल इस पहाड़ी को अपनी आदि